morning everyone, I am Mahi Gaur from class 10th D and I am here to present the chapter Sectors of Indian Economy. तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को समझने से पहले हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं और वो जो पैसे होते हैं वो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें भी जुड़ रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी है उसके 3 पार्ट्स में जो है क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिस ऑफ ओनरशिप, और हम इनको मतलब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसमें हमारे 3 सेक्टर्स आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल जो है वो लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, और इसमें ज़्यादातर काम जो होता है वो एग्रीकल्चर का होता है, तो इसलिए हम इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है ये रॉ मटेरियल्स को मतलब मॉडिफाई करता है और एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनाता है यूजिंग टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज वगैरह को यूज़ करके ये एक नया प्रोडक्ट जो है हमें प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल के रूप में एक शुगर केन को लिया और उससे शुगर और गुड़ बनाया। तो उसके बाद आता है हमारा थर्ड पे टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर जो होता है ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनाता, ये हमें प्रोवाइड कराता है चीज़ें। जैसे अब हमने शुगर केन से हमने चीनी बनाई थी, तो वो चीनी प्रोवाइड कराने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत होगी ना, मतलब वो ट्रांसपोर्ट में रख के मार्केट तक आएगी तब हम तक पहुँचेगी वो। और मतलब इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कराने में जैसे टीचर्स हो गए वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, डॉक्टर्स हो गए वो हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब जो है इसमें सर्विस देने का जो होता है वो काम ज़्यादा होता है, तो जिसे हम सर्विस सेक्टर भी इसलिए हम कहते हैं। और इसमें एक नोट है कि मतलब ये तीनों सेक्टर्स जो है ये आपस में लिंक्ड है। इसका मतलब ये है कि आपस में लिंक्ड इसलिए है क्योंकि अब आप एग्जाम्पल लो कि कॉटन जो है हमने कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में ली प्राइमरी सेक्टर से, उसके बाद हमने उसे सेकेंडरी सेक्टर में टी शर्ट बनाई, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करके ट्रक्स वगैरह में ले जाके हमने उसे टर्सरी सेक्टर में वो हम तक पहुंची। तो इसलिए ये जो तीनों सेक्टर्स हैं आपस में लिंक्ड होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ द 3 सेक्टर्स, यानी कि हम इन्हें आपस में कंपेयर कैसे कर सकें, हम कैसे जान सकते हैं कि इसमें मतलब गुड्स एंड सर्विसेज किस में कितनी ज़्यादा निकल रही है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो हर सेक्टर का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो है हम इसको मतलब जान सकते हैं कि चीज़ें कैसे होती है। तो आप पहले एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे किसान था, उसने अपने 10 किलो गेहूँ एक फैक्ट्री में जाके बेचे, और वो जो फैक्ट्री में थे जो लोग थे उन्होंने 10 किलो आटा बना के, जो किसान था उसने अपने जो गेहूँ बेचे थे वो 20 रुपये में बेचे, और जो फैक्ट्री थी उसने 10 किलो का आटा बना के 30 रुपये में एक बिस्कुट की कंपनी को बेचा, और बिस्कुट की कंपनी ने उस आटे में मतलब और चीज़ें ऐड करके उसको मतलब एक फ़ाइनल प्रोडक्ट तैयार कर दिया, फाइनल गुड जिसे कहते हैं हम बिस्कुट, जो कि उसने 50 रुपये का बेचा। जो अब हमारा आटे का जो प्राइस था और जो हमारे गेहूं का प्राइस था वो इसमें ऐड नहीं होता, उसे हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं, क्योंकि जो हमारा मतलब जो इंटरमीडिएट गुड होता है उसका प्राइस हम इसमें नहीं दिखाते क्योंकि वो पहले से ही फाइनल प्रोडक्ट में एडजस्ट हो चुका होता है। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये दिखाता है कि एक मतलब देश की इकनॉमी कितनी बड़ी है, मतलब अगर देश में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उतनी ही बड़ी जो है वो इकनॉमी होगी। तो जो वर्ल्ड है उसमें सबसे नंबर 1 पे यूएसए आता है जीडीपी में, और हमारे इंडिया की बात करें तो वो नंबर 5 पे जो है वो इंडिया आता है। हमारे जो इंडिया में जीडीपी कैलकुलेशन होता है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है करती है। उसके बाद हमारा आ जाता है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। लेकिन उससे पहले आप लोग ये वाला जो ग्राफ है आप इसे देखिए कि इसमें यहाँ पे जो पहले टर्सरी सेक्टर का वो जो शेयर था जीडीपी में वो कम था, लेकिन अब 2013 से 2014 वाले में जो टर्सरी सेक्टर का शेयर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम जो है अब शेयर हो चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, टर्सरी सेक्टर की मतलब जो डिमांड है वो इतनी क्यों बढ़ रही है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट, अब हमारे जो देश है उसमें पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट को जो है बेसिक नीड प्रोवाइड कराने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह, बैंक वगैरह, स्कूल्स वगैरह जो है वो बनवाने पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से ना ये भी सर्विस सेक्टर में आते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, तो जिसकी वजह से हमारे टर्सरी सेक्टर की जो हो रही है वो ग्रोथ हो रही है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आजकल के ज़माने में जो है एसेंशियल हो चुकी है, जिसकी वजह से मतलब हम लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत रहती है, तो ये सर्विसेज बहुत जल्दी से तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से तीसरे सेक्टर में तो अपने आप ग्रोथ हो गई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था क्योंकि ये लोग तीनों आपस में लिंक्ड होते हैं। उसके चौथा इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, तो बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हैं, तो ये जो
सर्विसेज हैं वो सर्विसेज जो है लोगों को अब आजकल घर पे रह के भी मिलने लग गए, तो उसके लिए ये भी हो सकता है इसका रीज़न। अब इसकी जैसा एक और ग्राफ था, उसमें यहाँ पे 1977 से 1978 के बीच में था और 2017 से 2018 के बीच में था। उसमें वो उस ग्राफ में ये था कि उसमें एम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। तो हमारे देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन आप लोग तो इसमें देख सकते हैं कि जीडीपी में सबसे कम शेयर प्राइमरी सेक्टर का है। तो आखिर ऐसा क्यों है? मतलब जीडीपी में इतना कम शेयर और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कहते हैं प्राइमरी सेक्टर है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। ऐसा इसलिए, जैसे आप इमेजिन करो, क्योंकि एक खेत में 7 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत है, वो 7 लोग काम कर रहे हैं और 4 लोगों की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब वो जो 4 लोग काम कर रहे हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। ऐसी सिचुएशन को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं और ये प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं आपके वो वहाँ पे उनको कम पेमेंट मिलती है और लो वेजेस मिलती है। तो ये तो हो गई मैं रूरल एरियाज़ की बात। अर्बन एरियाज़ में जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट के मतलब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है अर्बन एरियाज़ में? तो अर्बन एरियाज़ में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे होती है कि जैसे कुछ लोग हो गए वो एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो उनको साथ में मतलब पार्ट टाइम जो जॉब है वो ले लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब, जिससे कि वो मतलब अपना खर्चा निकाल सके। तो वो पार्ट टाइम की जगह जो लोग होते हैं वहाँ पे उनसे फुल टाइम काम कराते हैं, और वो जो होते हैं ना जैसे उस जॉब के लिए वो ओवर क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें पैसे कम मिल रहे होते हैं। तो इसलिए जो अर्बन एरियाज़ में जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसे होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स वगैरह को चीप लोन्स प्रोवाइड करा सकती है उनके, जिससे कि वो जो है मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो अपना कर सकें, और जो प्रैक्टिस मतलब जो वो मल्टीपल क्रॉपिंग की प्रैक्टिस करते रहे, पूरे साल भर वो एम्प्लॉयड रहे। उसके बाद सेकंड रीज़न हो सकता है हमारा कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन में जो है वो काम कर सकती है। ट्रांसपोर्टेशन से हमारे टैक्सी ड्राइवर्स को मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और कंस्ट्रक्शन से हमारे लेबर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो रूरल एरिया के पास में जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह को लोकेट करा सकती है, जैसे जिससे कि वहाँ पे जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड वो वहाँ पे जाके और ज़्यादा काम कर सकते हैं। और अभी आप लोग को जान के हैरानी होगी कि 52% जो बच्चे हैं सिर्फ वही स्कूल जाते हैं इंडिया में। तो अगर हम और ज़्यादा स्कूल्स बनवाएं और ज़्यादा मतलब जो है टीचर्स को रखें जॉब्स वगैरह पे, तो उससे 20 लाख और ज़्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। और अगर टूरिज़्म को हम एज अ सेक्टर देखें तो उससे 35 लाख जॉब्स जो है वो और ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगेगा। तो ये तो हो गए लॉन्ग टर्म गोल्स, लेकिन गवर्नमेंट को ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए भी तो कुछ चाहिए था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2005 में ये पॉलिसी निकाली थी मनरेगा, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट आपके मतलब रूरल एरियाज़ में 625 डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, और रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराती थी, और अगर वो प्रोवाइड कराने में फेल हो जाती थी तो फिर वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो देती थी। तो ये हो गया हमारा मनरेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कितने सेक्टर्स है। तो बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे 2 टाइप के सेक्टर्स हमें पढ़ने होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा जहाँ पे जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो गवर्नमेंट को पता होता है, रजिस्टर्ड होते हैं, और इन लोगों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। जैसे कोई भी लॉ निकलता है तो इन्हें वो फॉलो करना पड़ता है अपने काम के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मतलब ना वो रजिस्टर्ड नहीं होते गवर्नमेंट के पास में, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कभी फॉलो करते हैं और कभी नहीं करते। यहाँ पे वर्कर्स के पास में जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब उन्हें एक वैलिड रीज़न दे के ही निकाल सकते हैं, वो ऐसे नहीं कि मतलब कैसे भी निकाल दे। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके पास जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो नहीं होती। और ऑफिसेज में जो है ऑफिसेज जो होते हैं वो गुड वर्किंग कंडीशंस में होते हैं। यहाँ पे जो ऑफिसेज होते हैं वो कभी कभी मतलब हम लोग को ऐसे मतलब ख़तरनाक इन्वायरमेंट में भी काम करना पड़ता है विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे पीपल्स को जो है ना एम्प्लॉय जो होते हैं उन्हें फिक्स्ड आवर्स के लिए काम करना पड़ता है, और उनको अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा फीस मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा काम है तो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ेगा, लेकिन पैसे उतने ही मिलेंगे। इसमें जो लोग काम करते हैं उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेड लीव्स, हॉलीडेज़ के टाइम पे और ट्रैवल अलाउंस वगैरह, लेकिन यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलते। और इसमें जैसे एग्जांपल हो गया गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा एग्जांपल हो गया जैसे हम देखते हैं बाहर जो मतलब थोड़ी सी ठेली वेली चलाते हैं, वैसे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया।
उसके बाद आता है हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आप सबके मन में एक सवाल आया होगा कि हम सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो आप लोग को जान के हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में जो 90% वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो रूरल एरियाज़ में हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम उन्हें चीप लोन्स प्रोवाइड करा सकते हैं, सीड्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है वो हम उन्हें अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करा सकते हैं, और जो उनकी क्रॉप है उसे अच्छे दाम पे हम खरीद सकते हैं। और उसके बाद अर्बन एरियाज़ में हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और लेबर्स को उनकी फेवरेबल मतलब उनके फेवर में पॉलिसीज़ वगैरह निकाल सकती है गवर्नमेंट, जिससे उनको मदद होगी। बैकवर्ड कम्युनिटीज़, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर SC एंड ST या फिर अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो है वो काम करती है, तो उससे मतलब उनके साथ इक्वल बिहेवियर हो, उन्हें इक्वल वेजेस मिले उनके काम के लिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट इनके फेवर में भी लॉ जो है वो निकाल सकती है। उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आता है बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप के बेसिस पे हमारे कितने सेक्टर्स होते हैं। तो ऑनरशिप के बेसिस पे हमारे 2 सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो जो एक इंडिविजुअल ने ऑन कर रखा होता है या फिर एक किसी ग्रुप ने, और इसमें जो होता है इनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है और पैसे वगैरह प्रॉफिट वगैरह कमाना होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे रिलायंस, गूगल, एप्पल। और पब्लिक सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट द्वारा ऑन किए गए होते हैं, और इसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका मेन मोटिव ये होता है कि वो लोगों को सर्व करें, यानी कि लोगों की सेवा करें। इसके एग्जांपल हो गए जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। और अब आप लोग के मन में एक और सवाल भी आया होगा कि पब्लिक सेक्टर ही क्यों हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कराता। तो क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर ही हमें जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और किसी एक इंडिविजुअल के लिए इतना मतलब आसान भी नहीं होता कि वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराए और मतलब ना उसे बदले में कुछ ना मिले। तो इसका आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पानी प्रोवाइड कराती है, लेकिन जो हम लोग अगर ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ के बोतल्स देखें तो 20 या 30 रुपए में हमें मिलती हैं। तो मतलब इनको प्रॉफिट कमाना होता है प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को लोगों की सेवा करनी होती है। थैंक यू।